नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मैं शीला चावला आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों देश भर में सेवा पर्व मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय पर जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया है, यानी बुनियादी ढांचे का विकास। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 11 साल के कार्यकाल में सड़कों, रेल मार्गों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली, जलापूर्ति और डिजिटल ढांचे पर विशेष जोर दिया है। इन प्रयासों से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है, बल्कि आम नागरिक के जीवन से जुड़ी सुविधाएं बढ़ी हैं। इन्हीं सब पर हम बात कर रहे हैं हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी के साथ। गोधा जी, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं। गोधा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार के पिछले सालों में बुनियादी ढांचे पर हुए कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा चेंज हम देखते हैं पिछले 10 साल में जिस तरह से काम हुआ है जी। चाहे वो रोड्स हों, चाहे रेलवे स्टेशंस हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे बंदरगाह हों, और वो बदलाव जमीन पर नजर भी आता है। मतलब जिस तरह की सड़कें हम देख रहे हैं, काया पलट सा एक दिखता है कि जैसे आंकड़े भी आप देखें तो 12 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क बन रही थी 2014 से पहले। अब जो है बताते हैं कि 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है। और जिस तरह के हाईवेज आज देख रहे हैं हम, राजस्थान की बात करें तो जयपुर से जो हाईवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर जुड़ा हुआ है, आप उसकी स्थिति देखिए। मतलब जयपुर से दिल्ली जाने में जहाँ पहले हम 6 घंटे लगभग लगते थे, अब आप 3 से 3.5 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी से। तो ये जो बदलाव है, मतलब, और जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फ्रेट कॉरिडोर भी है, फ्रेट कॉरिडोर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। बताते हैं कि वो जो पूरा जो रास्ता जो बनाया गया है, वो जो बनेगा पूरा सैटेलाइट इमेजिंग से उसकी सारी तैयारी हुई है। और करीबन 200 किलोमीटर करीब का फर्क पड़ गया है पहले के मुकाबले दिल्ली से मुंबई के रास्ते में। तो ये जो आप एक बदलाव देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से चलेंगी आने वाले समय में, कि आपको दिल्ली से मुंबई कोई सामान भेजना है तो वो जो समय पहले लगता था उसके मुकाबले अब ज़्यादा तेजी के साथ वो सामान पहुंचेगा, समय भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा। तो सड़कों के लिए कहा भी जाता है कि भाई विकास की धमनियाँ होती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव हम देखते हैं। रेलवे स्टेशन की हम बात करें, पहले के मुकाबले आज जो रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं जिस तरह से, और छोटे छोटे स्टेशंस को जिस तरह से अमृत भारत जो रेलवे स्टेशन कायाकल्प योजना में लिया गया, पूरा जिस तरह से बदलाव हो रहा है उन रेलवे स्टेशंस का, बिल्कुल एक नए मतलब जिसको कहते हैं कि एयरपोर्ट्स की तरह से रेलवे स्टेशंस हम देख रहे हैं। एक नई बिल्डिंग्स उनकी बन रही हैं। स्थानीय जो उसका जो वहाँ का आर्किटेक्चर है, जो वहाँ की जो कला है, उसकी झलक हम देखते हैं उन पे। जयपुर में आप देखिए कि जो रेलवे स्टेशन यहाँ पर बन रहा है, जयपुर जंक्शन का जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो उसका चेंजेस हो रहे हैं, या गांधीनगर में जो बन रहा है, या और जयपुर राजस्थान में और जो 2-3 काफी सारे अमृत भारत स्टेशन भी हैं। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आप देखिए कि 2 बड़े चीज हुई है 2021 में। पीएम गति शक्ति जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, उसने बहुत तेजी से चीजें बदली हैं। क्योंकि जो हम देखते थे कि पहले जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती तो सारे डिपार्टमेंट्स में एक कुछ सिंक नजर नहीं आता था, कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब उस सबको मिला करके 44 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो उसके अंदर एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं। राज्यों के साथ जो है वो तो है ही, 44 जो इंडस्ट्रीज जो मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, वो एक साथ मिलकर के पीएम गति शक्ति में काम कर रही हैं। तो वो जो एक सिंक का प्रॉब्लम था, कि जो आपस में समन्वय की दिक्कत हम मानते थे कि एक मिनिस्ट्री ने काम कर दिया, फिर दूसरी मिनिस्ट्री आ रही है, फिर उसको वो चेंज कर रही है, वो सारा खत्म होकर के सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं। तो उसका असर भी कहीं ना कहीं दिखता है कि जब सारी प्लानिंग एक साथ होती है और फिर बाद में काम शुरू होता है, तो वो जो काम में डिले होना, या कि कॉस्ट बढ़ना, या मतलब एक्विजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब सड़कों के निर्माण में बहुत बड़ी दिक्कत है, एक्विजिशन एक बहुत बड़ा इशू है। तो वो सारी चीज़ें जो है अपने आप सॉल्व होती चली जाती हैं। तो वो चीज़ें, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से पूरे होते हैं। तो वो एक बदलाव निश्चित रूप से पिछले 10 साल में देखने को मिला।
और गोधा जी, जिस तरह से की कहा जाता है कि जो बुनियादी ढांचा है वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी होता है, तो इस बुनियादी ढांचे के विकास से किस तरह भारत में व्यापार और रोजगार पर असर पड़ रहा है? देखिए, पिछले बजट में 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिए गए थे जी। अब 10 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है अपने आप में। हालांकि भारत बहुत बड़ा देश है, तो हम कह सकते हैं कि आप आलोचना के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन 10 लाख करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और जब ये पैसा इकोनॉमी में जा रहा है तो वो किस ढंग से चीज़ों को चेंज कर सकता है, उसकी कल्पना भी हम आसानी से कर सकते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया जब इकोनॉमी में जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, जब निर्माण के काम होंगे, जब नई नई चीज़ें बनेंगी, तो कितने लोगों को तो रोज़गार मिलेगा और कितना जो है उसके साथ जो जितना रोज़गार होता है, जो चाहे वो मतलब सीमेंट से लेकर के, बजरी से लेकर के, रोड़ी से लेकर के और फिर बाद में स्टील से लेकर के पूरी इंडस्ट्री जो है वो उससे मतलब ये सिर्फ निर्माण की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब निर्माण होने के बाद जब उस पर ट्रक चलेगा और वो जिस ढंग से जब चीज़ों को चलाएगा, या फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है तो उस पर जब ट्रेन्स चलेंगी, जब एक जगह से दूसरी जगह माल ढुलाई होगी, तो वो सारा चीज़ें जिस गति से होंगी, तो वो अपने आप में एक बहुत, देखिए इकोनॉमी का एक बहुत बेसिक रूल यही है कि आप जितना पैसा उसमें डालेंगे और ख़ासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, तो वो बहुत तेज़ी से आपकी जो इकोनॉमी का जो एक सर्किल है उसको तेज़ी से चलाता है जी। तो जब इतना पैसा एक साथ जब इकोनॉमी में जाएगा इसके ज़रिए, तो निश्चित रूप से रोज़गार भी बढ़ाता है, निश्चित रूप से आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बढ़ाता है और वो ओवरऑल सेक्टर्स को प्रभावित करता है। वो अब इतनी चीज़ें बनाने के लिए आपको इंजीनियर भी चाहिएंगे, इतनी चीज़ें बनाने के लिए आपको मजदूर भी चाहिएगा, इतनी चीज़ें बनाने के लिए आपको रोड्स भी, ट्रक चालक भी चाहिएगा, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो वो, और जब एक साइट पे काम चलता है तो फिर वहाँ पे चाय वाला भी खड़ा हो जाता है और जो है एक ढाबे वाला भी खड़ा हो जाता है, तो वो एक पूरा एक सिनेरियो बनता है कि इकोसिस्टम जब डेवलप होता है वो एक बहुत बड़ा काम करता है। गोधा जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने काफ़ी ध्यान भी दिया है, बहुत नवाचार भी किए हैं, नई पहल भी की हैं, तो हम क्या समझें इससे कि भारत बिजली के क्षेत्र में बिल्कुल आत्मनिर्भर होने को है या हो चुका है? देखिए, बिजली के क्षेत्र में दो बड़ी चीज़ हुई है। अभी तक हम कोल बेस्ड जो चल रहे थे जी, फॉसिल फ्यूल पे चलते थे, उसकी जगह अब ज़्यादा जोर इस बात पे है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया जाए। और रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और विंड पर काफ़ी एम्फेसिस है केंद्र सरकार का भी। और राजस्थान तो चूँकि मतलब हब है अपने आप में सोलर एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, तो हम यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं राजस्थान का जो ओवरऑल 52 गीगावाट करीब का जो है टोटल जनरेशन है, और उसमें लगभग 38% के आसपास, 37% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ा काम मुझे लगता है कि हो रहा है जी। और जो पीएम सूर्य घर योजना और जितनी भी तरह की योजनाएं हैं, कुसुम योजना जितनी तरह की है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा भी रही है, जिस तरह से लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। खेत के अंदर आप देखिए कि सोलर के जो हैं वो प्लांट्स लगे हुए हैं, सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज पिछले 10 साल में देखने को मिला है कि बिजली के मामले में जो हमारी फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी थी वो शिफ्ट होकर के अब रिन्यूएबल एनर्जी पर जा रही है। अभी पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री जी ने माही परमाणु बिजली घर का भी वो किया है, जो 2032 तक कमीशन हो जाएगा पहली यूनिट उसकी। 2800 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर प्लांट वो बन रहा है। तो वो इस तरह से जो हम मतलब सिर्फ फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी ख़त्म करते हुए जो बाकी जो रिसोर्सेज हैं बिजली के, उन पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी पहल है अपने आप में जी। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो संपर्क है, नेटवर्किंग जो है, उसके क्षेत्र में भी काफ़ी तेज़ गति से काम हो रहा है। डिजिटल इंडिया, 4G और अब 5G नेटवर्क जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में खाई पाटने का किस तरह से काम किया है, क्या भूमिका निभाई है? मुझे लगता है कि शायद पिछले 5 या 6 साल में जी डिजिटल क्रांति से भी बढ़ की चीज़ कह सकते हो आप इसको, जिस तरह से हम डाटा यूज़ कर रहे हैं आज। और मतलब अब
तो ये हो गया कि एक ऐसी ज़रूरत बन गया है इंटरनेट की जिसके बिना शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते किसी चीज़ की। तो वो जो एक चीज़ हुई है वो इसी वजह से हुई है कि सरकार ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि किस तरह से कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग को जो है वो इतना मतलब सस्ता भी बनाया जाए, अफोर्डेबल भी बनाया जाए कि वो हर किसी के काम आ सके। और उसी का नतीजा है कि आज यूपीआई एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है। और वो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, छोटे से छोटे गाँव में भी आज हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। तो यदि वो हो पा रहा है यदि छोटे से छोटे गाँव में, तो वो सिर्फ इस नेटवर्किंग की वजह से ही हो पा रहा है जी। तो मुझे लगता है कि और कैशलेस इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा टूल बन के उभरा है यूपीआई। तो उसके पीछे जो बेसिक चीज़ है वो यही है, नेटवर्किंग वाली चीज़ है। और इसने ओवरऑल जो काम जो गवर्नेंस को सरल बनाया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी चीज़ें भी हो रही हैं। बहुत सारा जो काम जो कि अटकता था पहले की फाइल यहाँ से वहाँ मूव करने में भी दिक्कत आती थी, अब सारी चीज़ें जो है डिजिटल हो रही हैं। ई गवर्नेंस एक मतलब अब ई गवर्नेंस अब एक कॉन्सेप्ट नहीं रह गया बल्कि एक प्रैक्टिस की चीज़ हो गई। ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स में भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं, सरकार में भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बहुत बड़ा काम इस दिशा में हुआ है। और इसका जो बेंचमार्क मैं मानता हूँ वो यूपीआई को मानता हूँ कि यूपीआई जिस तरह से फ्लरिश हुआ है, मतलब वो आप जो कैशलेस इकोनॉमी की बात हम 2016 से पहले करते थे तो ये लगता था कि कहाँ संभव है, कौन कैशलेस, कहाँ पे इंटरनेट, तो हम है ही नहीं कहीं पे। आज वो कैशलेस इकोनॉमी एक मतलब एक नॉर्म बन गया है, एक ऐसी ज़रूरत बन गई जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। और वो सिर्फ बड़े शहर या छोटे शहर तक नहीं है, हर गाँव में पहुँच गई, ढाणी में पहुँच गया। तो वो मुझे लगता है कि एक बेंचमार्क है अपने आप में, डिजिटल क्रांति जो देश ने की है उसकी सफलता का एक बेंचमार्क है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बुनियादी ढांचे के विकास की वजह से भारत के ग्रामीण इलाके में किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, ग्रामीण इलाके में जिस तरह का बदलाव है वो हम लोग मतलब देखते भी हैं, महसूस भी कर रहे हैं उसको। सड़क जब पहुंचती है कहीं भी तो कहते हैं कि सड़क पहुंचने के साथ ही जो है विकास अपने आप पहुंचता है। डेवलपमेंट का बहुत बड़ा शेयर जो है वो वहाँ पहुंच जाता है अपने आप ही। तो वो चीज़ अपने आप हमको गांव में दिखती है कि जब एक हाईवे किसी गांव के पास से गुजरता है तो वो उस गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देता है। तो वो चीज़ हम होते देख भी रहे हैं जी। आप बहुत दूर नहीं जाने की ज़रूरत है। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जब बात हम करते हैं तो आप आसपास के गांवों को बदलते हुए देख सकते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को बदलते हुए देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो रही है। फिर सड़क के साथ ही जब डिजिटल रिवोल्यूशन पहुँचता है, जब वो सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँचती हैं तो उससे एक बदलाव हम देखते हैं कि वो हो रहा है। उसके बाद फिर जो बाकी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं, जब इंडस्ट्री आती है, जब सामान जब ये सड़क का और इसका निर्माण होता है तो फिर इंडस्ट्री भी आती है वहाँ पे, तो वो रोज़गार प्रदान करती है, तो वो अलग ढंग से चीज़ों को बदलती है। एग्रीकल्चर जो कि बेसिक है रूरल इकोनॉमी का और रूरल लाइफस्टाइल का, उसमें जब हम बदलाव देखते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर भी जो एक पैटर्न पहले चला करता था या जिस तरह से चीज़ें खेती पहले हुआ करती थी उसके मुकाबले ज़्यादा मैकेनाइज्ड है, ज़्यादा मतलब साइंटिफिक है, तो वो बदलाव भी एक अपने आप में दिखता है। तो वो सारी चीज़ें मिला जुला करके एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करती है कि ये सारी चीज़ें मिलकर के ही फिर ग्रामीण जो पूरी लाइफस्टाइल है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसको बदल रही। और ये बदलाव अलग अलग स्तर पे, वो एजुकेशन के स्तर पे भी है कि पढ़ाई, जब हम बात करते थे कि पढ़ाई कि भाई ई क्लासेस कैसे होंगी या क्या होगा, तो वो भी हो रहा है। कोरोना में एक मजबूरी बनी थी, लेकिन अब वो एक ज़रूरत हो गई है कि ठीक है आप इससे कर सकते हो, एक ऑप्शन के रूप में वो आया है वहाँ पे कि टीचर नहीं भी है तो कहीं दूसरी जगह से टीचर आप उसको कह सकते हो कि भाई तुम पढ़ा दो, काम हो जाएगा। तो वो चीज़ें उस ढंग से डेवलप हुई हैं मुझे लगता है। गोदा जी, एक और सवाल चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी तक 11 साल में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आपने हमारी इस बातचीत से निकल कर आया कि काफ़ी व्यापक काम हुआ है और उससे बदलाव भी आ रहा है। क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि अभी थोड़ा और विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है?
देखिए, दो चीज़ें मुझे लगता है कि शायद मतलब जो खास तौर पर कनेक्टिविटी को लेकर के है जी, कि ठीक है, ट्रेन्स हमारे पास काफ़ी हैं, आज भी हैं और बढ़ भी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर जिस तरह की देश की जनसंख्या है, मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी का एक प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा उस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सरकार काम कर रही है, जैसे मेट्रो ट्रेन्स हैं शहरों में, इस पर काम हो रहा है अलग अलग शहरों में। बुलेट ट्रेन की भी बात चल रही है। बुलेट ट्रेन 2029 तक बताते हैं कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की कनेक्टिविटी, और बुलेट ट्रेन एक ऐसी चीज़ है कि इस पर और काम किया जाए, और मेट्रो जो ट्रेन का काम है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैफिक हमारे यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बड़े शहरों में, चाहे दिल्ली मुंबई से लेकर के जयपुर तक भी बात कर लें। तो मुझे लगता है कि मेट्रो ट्रेन एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जो शहरी जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकती है। गाँव की तरफ हमारी कनेक्टिविटी उस ढंग से बढ़ी रही है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेन्स वाला एक हिस्सा ऐसा है कि, और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि ट्रेन्स ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, मतलब आम आदमी के लिए। हवाई यात्रा हालांकि सरकार ने बहुत सस्ती कर दी है पहले के मुकाबले, और लोग बाग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ट्रेन्स आम आदमी की सबसे बड़ी सवारी है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ों में तो हो ही रहा है, लेकिन इस दिशा में और मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि भाई ट्रेन्स शहरी कनेक्टिविटी में मेट्रो और बाकी जगह रोकने के लिए, चाहे सबअर्बन रेल्स हों, चाहे और जिस तरह का सिस्टम है, उसको जितना ज़्यादा हम काम विकसित करेंगे तो ज़्यादा बेटर। जी, गोधा जी, आप इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारे, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया, नमस्कार। श्रोताओं, बुनियादी ढांचे का विकास केवल सड़कों और पुलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का माध्यम है। मोदी सरकार के प्रयासों ने इस दिशा में नई ऊंचाइयां तय की हैं और भविष्य की योजनाएं भारत को विश्व पटल पर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर हैं। श्रोताओं, अगली बार आपसे फिर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया सुदर्शन नाहर ने और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी।